Hello students, so here I am Miss Mukaddam Tabassum with our new video. So today we will be discussing the point from birth of the Weimar Republic are the effect of the war and the political realism and economic crisis. So our first point for today is the effect of the war. अब जो वॉर हुआ था उसके बाद जो इफ़ेक्ट हुए थे हमें ये सब इस पॉइंट पे पढ़ना है. डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. नाउ इट इज़ लाइक वॉर हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा. तो ये जो फ़र्क पड़ा था वो साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों तरह से उन लोगों को उससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. वॉर हुआ था मतलब यहाँ लोगों की जो कंट्रीज़ है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है, दोनों के कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में इंक्लूडेड थे, बेल्जियम एंड ऑल. तो बहुत सारा उनका लॉस हुआ था. तो जो इफ़ेक्ट हुआ था उसका वो बहुत ज़्यादा था. सो दैट दे हैव कॉल्ड हियर एज अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. After this war, what happened? Europe country, which is called as the continent of creditor, turns to a continent of debtor. जो यूरोप कंट्री पहले लोगों को लोन दिया करती थी, इतना उनके पास पैसा हुआ करता था, जिसे कहा जाता था कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर, वो आज क्या बन गया है? कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स. मतलब वो खुद एकदम डेप में दब गया है, वो लोगों से अब लोन लेने के लिए हालत पे आ गया है. ओके, नेक्स्ट इज वीमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर फेस्ड प्रॉब्लम्स. ना वीमर रिपब्लिक इज़ वन टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट फॉर्म हुआ है. इसकी जो कुछ सपोर्टर्स है जैसे सोशलिस्ट है या डेमोक्रेट्स है, इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ था. क्यों? क्योंकि अभी रास्ते पे वीमर रिपब्लिक चलते हुए तो नहीं दिखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन चलते हुए नहीं दिखेगा, तो उसको जो चला रहा है उसके जो सपोर्टर्स है वही दिखेगा. तो ये जो सपोर्टर्स है उन लोगों के ऊपर जर्मनी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा था. उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस उनको करना पड़ रहा था और उनको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स. तो उनको नवंबर क्रिमिनल्स इसलिए कहा गया बिकॉज ये जो वॉर हुआ था उसके बाद जो वीमर रिपब्लिक जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल पीस की, वो नवंबर में हुई थी. तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा आया था कि उनके लिए ये जो ट्रीटी साइन करना था वो बहुत डिफ़िकल्ट था. तो उन लोगों ने उसे कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट हैपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? डीप इम्प्रेंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी. यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था, इम्प्रेशन गिर गया था. तो ये जो उसके ऊपर जो प्रभाव था यूरोपियन सिटी पे बहुत बड़ा प्रभाव था. ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड. नाउ फर्स्ट व्हाट इज इन बाय ट्रेंच लाइफ, दैट आई विल क्लियर योर पॉइंट हियर. सो दिस इज द ट्रेंच. सी हियर, ये एक यू शेप में सा पोर्शन, ये ज़मीन है जिसको बहुत बड़ा डीक किया हुआ है और नीचे सम्प कहा गया है. वहाँ पे वो सोल्जर खड़ा हुआ होता है और जब फायरिंग करनी होती है वो ट्रेंच बोर्ड पे ऊपर खड़ा होता है और सैंड वॉल के ऊपर अपने हाथ को गन रखता है उसके ऊपर सपोर्ट के लिए और वो फायरिंग करते हैं. जो वायर टैंगल डिफेंस है वहाँ पे वो उन लोगों ने डिफेंस के लिए वायर का, तार का ऐसे बनाया हुआ है ताकि अगर कोई भी एनिमी आए तो वो फट से उनकी तरफ आ ना सके. इसलिए उन लोगों ने, आपने किसी पिक्चर वगैरह में ऐसा कुछ देखा होगा कि वो लोग किसी भी सैंड बैग के पीछे बैठ के शूट करते हैं. सो सी इन दिस, देखो सोल्जर कैसे खड़ा है एक सम पे, उसके ऊपर वो फायर स्टेप है, दैट इज़ द ट्रेंच बोर्ड, उसके ऊपर वो खड़ा होता है और फिर वो एल्बो रेस्ट है, वहाँ पे अपने एल्बोज रखता है, पैरापेट पे वो गन रखता है और वहीं से वो फिर शूट करता है. और एनिमी जहाँ पे लिखा है वहाँ से अगर कोई भी एनिमी आ रहा होगा तो डायरेक्टली आ ना सके, इसलिए वहाँ पे वो वायर का डिफेंस बांधते ताकि डायरेक्टली एनिमी उनकी तरफ आ ना सके. सो दिस इज़ द ट्रेंच, इसको ट्रेंच कहा गया है. तो ट्रेंच लाइफ इज़ ग्लोरीफाइड उन लोगों ने इससे कहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोल्जर में आ सके और लोग इस चीज़ में आ सके, इसलिए उन लोगों ने कहा ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड. लेकिन हावेवर ट्रूथ वॉज डिफरेंट, वॉज डिफिकल्ट, डिफरेंट है. ट्रेंच लाइफ एक्चुअली ग्लोरीफाइड नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इतना नीचे ज़मीन में बहुत टाइम तक रहना, इट इज़ नॉट ईजी थिंग. तो ये सच्चाई नहीं थी, ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड नहीं थी. सिर्फ ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड इसलिए कहा गया था ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सोल्जर में भर्ती हो सके और सोल्जर बन सके. मैन एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन. उन लोगों को जो मैन चाहिए थे उनके वो कैसे थे? एग्रेसिव चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन, ताकि वो जो वॉर का उसका हुआ था उसका बदला लेने के लिए उनके पास एक सोल्जर पावर वैसा हो. एग्रेसिव वॉर, प्रोपोगेंडा, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड. ये इसलिए कहा गया है बिकॉज उनका ऐसा था कि जो भी कोई इंसान ये कहेगा कि एग्रेसिव वॉर, प्रोपोगेंडा, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड, मतलब उनको हमें इसका बदला लेना है, वो इंसान ही उनके लाइफ में प्रॉपर है, उनके लिए सही है. मतलब आप बोलोगे नहीं छोड़ो रहने दो, ऐसे नहीं. हर एक इंसान की इसमें क्वालिटी कैसी बनी चाहिए? मुझे इसका बदला लेना है, मुझे इनका वो एग्रेशन एक आपके इसमें होना चाहिए. सो ये एक प्रोपोगेंडा बन गया था कि यही उन लोगों को ही ऑनर दिया जाएगा जिनके इसमें बहुत सारा एग्रेशन होगा. एंड आफ्टर दिस द डेमोक्रेसी बिकम यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया. उनके लिए जो डेमोक्रेसी थी वो एक क्या बन गई थी? उनके लिए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया बन गई थी, जो इजली डैमेज हो सकते हैं, ब्रोकन हो सकता है. एंड द सपोर्टर फॉर कंजर्वेटिव डिग्री, मतलब जो डिक्टेटरशिप जो है उनके लिए सपोर्टर्स की कंजर्वेटिव मतलब वो बढ़ गए उस चीज़ के लिए. सो आई होप आपको यहाँ पे अपना पॉइंट समझ में आया होगा.
पॉलिटिकल रेडियलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हम एक नई वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ओके, थैंक यू.